अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट हमारा जो लेक्चर 2 है वो पोएम के ऊपर है। कौन सी पोएम है जी? व्हेन आई हैव फियर्स, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। अच्छा, अब आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सोनेट है, ये जो जॉन कीट्स की ये पोएम है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना, बल्कि आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और इंशाल्लाह और ये आएगी, हर साल तकरीबन आती है। आप जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उठा कर देख लें, मॉर्निंग और इवनिंग में ये इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन या रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का जो क्वेश्चन होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, अच्छा, अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या बयान किया गया है और इसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो किस एंगल से बनते हैं। स्टूडेंट, इसके ऊपर एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है, बल्कि एक्सपेक्टेड तो मैं नहीं कहूँगा, वो 100% श्योर ही कहूँगा कि वो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि इसके जॉन कीट्स के जो फियर है ना, जो आपने ये पोएम पढ़ी है, तो आफ्टर रीडिंग दिस पोएम राइट द फियर्स ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के जो फियर हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, लेकिन फियर को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहले मैं जो है इसका जो और एक चीज़ है, इसको मैं अर्ली पोएम्स के अंदर भी एक दो दफ़ा मैंने डिस्कस किया है कि बेसिकली ये सोनेट है। ठीक है, तो ताकि आपको ये अच्छी तरह मेमोराइज हो जाए कि व्हाट इज़ अ सोनेट, तो मैं सोनेट को थोड़ा सा दोबारा से एलेबोरेट कर रहा हूँ। तो पहले तो ये है कि ये एक सोनेट है। सोनेट, ठीक है, तो सोनेट की डेफिनेशन क्या है? A poem that has 14 lines। एक ऐसी नज़म जिसकी 14 लाइंस होती हैं, और इस पोएम की जो है ना 14 लाइंस हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि सोनेट के अंदर जो शायर होता है वो अपनी जो फर्स्ट 12 लाइंस होती हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम, जो उसका मसला है, उसको डिस्कस करता है, और जो लास्ट वाली 2 लाइंस होती हैं उसमें वो उसका कंक्लूजन देता है। तो बेसिकली ये जो है ये एक सोनेट है। जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस सोनेट है, व्हेन आई हैव फियर्स। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें है कि ये एक रोमांटिक पोएम है। रोमांटिक पोएम। अच्छा, रोमांटिक पोएम, अब इस पोएम के अंदर भी उसने रोमांस का जिक्र किया है कि जब वो आसमान के ऊपर जो है वो क्लाउड्स को देखता है तो वो उसको रोमांटिक कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक रोमांटिक पोएम है। अब रोमांटिक पोएम क्या होती है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो of powerful feelings and emotions। कि पोइट्री जो है वो शायर की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं उसका एक खुद साख्ता जो है वो इजहार है। अब आप इस पोएम के अंदर जब देखते हैं, इस पोएम को हम पढ़ते हैं, तो इसके अंदर भी जॉन कीट्स की जो फीलिंग और इमोशंस हैं उसका बरमला उसने इजहार किया है कि वो जल्दी मर जाएगा, वो मोहब्बत की जो फेरी पावर है उसको वो टेस्ट नहीं कर पाएगा, वो एक फेमस जो पोइट है, यानी वो ज़िंदगी में फेम हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसने अपनी जो तन्हाई है उसका भी इसमें ज़िक्र किया है, अपने जो इमोशंस हैं सबको उसने वॉमिट आउट कर दिया, सबको उसने एक्सप्रेस कर दिया है। तो ऐसी पोएम जिसके अंदर जो पोइट है वो अपने इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करे, डैट इज़ कॉल्ड अ रोमांटिक
पोएम। तो बेसिकली जब आप इसके फियर्स लिखेंगे तो उसके साथ अगर आप रोमांस या रोमांटिक का एक लफ्ज़ ऐड कर देंगे तो बेसिकली ये एक रोमांटिक के ऊपर भी, रोमांटिक पोएम के ऊपर भी अगर ये आ जाता है तो उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब इसका हम जो मोस्ट फेमस ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि फियर्स ऑफ जॉन कीट्स, फियर्स ऑफ कीट्स वो उसके फियर जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें उसने किन फियर्स का जिक्र किया है? एक तो ये है कि ही विल डाई आ प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है, ये उसका फियर है। और स्टूडेंट इसकी खूबसूरती देखें, इस पोइट्री की, इस पोएम की खूबसूरती देखें और जॉन कीट्स की जो अजम्पशन है, जो उसकी परसेप्शन है वो कैसे पूरी हो गई कि ही वॉज बॉर्न इन 1795 1795 में इसकी पैदाइश हुई और 1821 में जस्ट ओनली 20 व्हेन ही वाज 26 ईयर्स ऑफ एज, यानी 26 साल का वो एक खूबसूरत नौजवान शायर था। तो 26 साल 26 की एज में इसकी जो है वो डेथ हो गई, यानी 26 साल ये ज़िंदा रहा। तो पहला फियर जो है वो उसका पूरा हो गया, ठीक है जी, ये उसका फियर है। और यही इस पोएम की जो है ना वो खूबसूरती है कि उसके सारे जो फियर्स हैं वो पूरे हो गए हैं। अच्छा, दूसरा क्या है स्टूडेंट इसके अंदर कि ही will not be a successful poet। ये उसका खौफ था कि वो एक कामयाब शायर जो है वो नहीं बन पाएगा। और अच्छा, ये जितना भी उसको फेम मिला है डेट इज़ आफ्टर हिज डेथ, ये उसकी मौत के बाद उसको मिला है। ज़िंदगी में उसको इतना फेम नहीं मिला, बल्कि इसके ऊपर बड़ा स्वेर किस्म का स्वेर टाइप जो क्रिटिसिज्म है वो इसके साथियों ने, इसके जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे उन्होंने बड़ा सख्त किस्म की जो तनकीद है वो इसके ऊपर की थी। तो ज़िंदगी में ये अपनी ज़िंदगी में ये एक कामयाब शायर जो है वो नहीं रहा, बल्कि ये फेम हुआ इसकी डेथ के बाद। जब लोगों ने इसको पढ़ा तो उन्होंने कहा जनाब ये भी कोई चीज़ है, ये भी शायर है। तो उसके बाद इसकी सक्सेस और सबसे बढ़कर ये उसकी जो पोएम है व्हेन आई हैव फियर्स, इसको बड़ा फेम मिला क्योंकि इसके अंदर उसने जितने फियर्स का जिक्र किया था वो पूरे हो गए। अच्छा, फिर क्या है स्टूडेंट, ही विल नॉट गेट सक्सेस, सॉरी सक्सेस का मैंने जिक्र कर दिया है, गेट फेम एज आ पोइट, कि वो फेम नहीं होगा, वो फेमस नहीं होगा, उसको शोहरत नहीं मिलेगी एक शायर के तौर पर, उसकी शोहरत जो है वो नहीं होगी। और ये भी तकरीबन सही हुआ, ज़िंदगी में उसको एज ए शायर, एज ए पोइट जो है वो शोहरत नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट इसका जो एक और फियर है जिसका रेफरेंस जो है ना वो फैनी ब्राउन ने जो इसकी बिलवर्ड थी, बिलवर्ड तो खैर आप उसको नहीं कह सकते क्योंकि अच्छा मैंने बाज़ जगहों पे पढ़ा है कि वो इसकी मोहब्बत का रिस्पॉन्ड करती थी, बल्कि उसने बाकायदा इसके साथ जो है वो मीटिंग्स भी की थी और लव मेकिंग सीन भी कुछ हुए थे। ये उसकी जो बायोग्राफी जब मैं पढ़ रहा था जॉन कीट्स की तो इसमें मुझे मिला है, लेकिन आम अजम्पशन यही है कि शी वॉज लव विद अनदर पर्सन, वो इसकी मोहब्बत का जवाब नहीं देती थी। अच्छा, चौथा जो फियर है, ही विल नेवर टेस्ट द मैजिकल पावर ऑफ लव। ये मोहब्बत की जो जादुई तासीर है उसको ये टेस्ट नहीं कर पाएगा और अजम्पशन यही है कि उसने टेस्ट नहीं किया
क्योंकि उसका जो मोहब्बत था उस इस पोएम को भी जब हम पढ़ेंगे तो उसके ने अनरिफ्लेक्टिंग लव जो है ना वो वर्ड यूज़ किया है कि यानी इसकी मोहब्बत कैसे रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। अच्छा, फिर उसने एंड पे, इस पोएम के एंड पर अपनी तन्हाई का भी रोना रोया है, यानी ऑन द शोर ऑफ दिस वाइड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन, मैं तन्हा खड़ा हुआ हूँ। तो ये भी उसका एक फियर था कि ही विल सफ़र फ्राम लोनलीनेस, ठीक है ना, कि यानी कि वो तन्हाई का शिकार रहेगा, पूरी ज़िंदगी जो है उसको तन्हाई मिलेगी। तो ये उसके 4-5 जो हैं ये फियर हैं, और ये फियर जो हैं ये सारे सही उसके साबित हो गए, यानी उसकी पोएम जो है वो बिल्कुल आप यूँ कह लें, बल्कि ये भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है स्टूडेंट कि ये उसका ये पोएम जो है ये इसको मैं नंबर 4 पे कर देता हूँ। दिस poem is an autobiographical sketch of Keats life। ये उसकी ज़िंदगी का जो है ये बायोग्राफिकल स्केच है, यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने पोएम नहीं लिखी, व्हेन आई हैव फियर्स नहीं लिखी, बल्कि उसने अपनी सवाने हयात जो है, अपनी ज़िंदगी की जो वाक़यात हैं उसको डिस्क्राइब कर दिया है। अच्छा, अब ये तो उसके फियर्स होंगे, फिर मैंने एक और चीज़ भी ऐड कर दी, उसके जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, ये भी जहन में रखिएगा, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? वो एलिमेंट्स यही उसके जो फियर्स हैं, ये उसने अपने फियर्स का तो जिक्र किया है। ये सारी ज़िंदगी में उसने 26 साल की एज तक उसने यही फील किया है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसको डिस्कस हम करते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो इमेजरी उसने बड़ी अच्छी यूज़ की है, ठीक है ना, इमेजरी, ठीक है। अब इसमें देखें जो उसने एक टीमिंग ब्रेन का एक सिंबल यूज़ किया है, टीमिंग ब्रेन। टीमिंग ब्रेन का मतलब है कि ब्रेन डेट इज़ फुल ऑफ पोइटिकल आइडियाज़, यानी उसका जो जहन है उसमें बहुत से जो हैं वो आइडियाज़ हैं, ठीक है। अब फिर उसने ये बताने के लिए कि ये आइडियाज़ किस तरह उसके दिमाग में है, तो उसने एक और जो सिंबल यूज़ किया है वो है जी रिच गार्नर्स। जैसे बड़े बड़े स्टोर हाउस होते हैं, ठीक है ना, रिच गार्नर, यानी ये दिमाग उसके जो पोइटिकल आइडियाज़ हैं उनको ऐसे स्टोर किए हुए हैं जैसे जो गार्नर्स होते हैं, बड़े बड़े जो गार्नर्स स्टोर हाउस होते हैं, उन्होंने दानों को फुल राइपन ग्रेन, ठीक है, ये बड़ा अच्छा पावरफुल सिंबल है, पावरफुल एक इमेज है, फुल राइपेंड ग्रेन्स, ठीक है, ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। फिर उसने शोर ऑफ दिस वाइड वर्ल्ड उसका जिक्र किया है, आई स्टैंड अलोन, मैं थोड़ा सा इधर से रेज कर देता हूँ ताकि ये आपको आसानी रहे, ठीक है। ये आ जाएगा नंबर 4 पे, शोर ऑफ दिस वाइड वर्ल्ड, यानी ये इमेज बड़ा उसने पावरफुल इस्तेमाल किया है कि वो ऐसी दुनिया, यानी जिस दुनिया को समंदर से कंपेयर किया गया है, यानी ये जो समंदर का इमेज है ये दुनिया के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, इस वर्ल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। और शायर कहता है कि इस वसी व अरीज़ दुनिया के समंदर के एक किनारे पे वो जो है वो खड़ा हुआ है। तो ये उसमें इस पोइट्री के अंदर, इस पोएम के अंदर उसने कुछ इमेज यूज़ किए हैं, फिर अपने फियर्स की बात की है, इसमें रोमांस का जो है वो बात की है, सोनेट है,
और इसके जो ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है वो है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं, इमेज हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।